हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 हिंदी विषय की कृतिका भाग 2 के अध्याय 5 मैं क्यों लिखता हूँ कि अभ्यास प्रश्न उत्तर की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर 1 से लेकर 4 तक सभी चैप्टर्स के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। इस क्लास में हम अध्याय 5 मैं क्यों लिखता हूँ कि अभ्यास प्रश्नों को उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उसके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? लेखक के अनुसार किसी चीज की प्रत्यक्ष अनुभव, किसी चीज का प्रत्यक्ष अनुभव उसके अनुभूति, प्रत्यक्ष अनुभव और उस चीज की अनुभूति, इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा जो उसकी अनुभवी है, जो उसकी अनुभूति है, जो उसका अनुभव है, वो उसके लेखन में कहीं अधिक मदद करता है। ऐसा क्यों? ऐसा लेखक क्यों कह रहा है? इसके पीछे कारण क्या है वो आपको बताना है। तो लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव घटित होता है, परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है। लेखक क्या कह रहा है कि कोई भी जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है वो हमेशा घटित होता है और तभी हम उस चीज को देखते हैं और उसका अनुभव करते हैं, परंतु जो अनुभूति है वो संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को क्या करती है? आत्मसात कर लेती है, यानी उस सत्य को बारे में हमें ज्ञान कराती है, जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। यानी जो अनुभूति है वो भले ही घटित हो या न हो, केवल हम कल्पना के सहारे उस चीजों को क्या करते हैं? उकेरते हैं। जो आंखों के सामने नहीं आया वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति क्या हो जाती है? प्रत्यक्ष हो जाती है। लेखक का मानना है कि जब भीतर की अनुभूति बुद्धि से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आती है, तब वह लेखक को लिखने को क्या करती है? विवश करती है। यानी अपने शरीर के भीतर की जो अनुभूति है वो जब बुद्धि से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आती है, तब वह लेखक को लिखने के लिए क्या करती है? विवश करती है। भावनाओं को वह खुद शब्दों को रूप देने लगती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उसके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। ऐसा किसका मानना है? लेखक का मानना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखें। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया है? लेखक ने अपने आप को जो हिरोशिमा में विस्फोट हुआ था उसका भोक्ता यानी उसकी भोगने वाला कब और किस तरह महसूस किया है कि उस घटना का भुगतान या उस घटना का दुख उन्होंने भी सहा है, ऐसा उन्होंने कब और किस तरह महसूस किया है? तो अपनी जापान यात्रा के दौरान लेखक ने एक पत्थर में मानव की उजली छाया देखी। वे विज्ञान के विद्यार्थी थे, इस कारण समझ गए कि विस्फोट के समय पत्थर के पास कोई व्यक्ति खड़ा होगा और विस्फोट से विसर्जित रेडियोधर्मी पदार्थ ने उस व्यक्ति को क्या बना दिया? भाप बना दिया और पत्थर को क्या कर दिया? झुलसा दिया। यानी लेखक जब अपनी जापान यात्रा पर थे तो उन्होंने एक पत्थर के अंदर मानव की क्या देखी? एक उजली हुई छाया देखी। मानव की मतलब छाया जैसे कोई चीज छप जाती है ना, आपने देखा होगा, कोई चीज पत्थरों के बीच में या कई दिन तक रह जाती है तो उसकी आकृति उस पर छप जाती है। ठीक ऐसी ही आकृति उन्होंने उस पत्थर पर देखी। वे एक विज्ञान के स्टूडेंट थे, तो ये देखते ही वो समझ गए कि जिस समय विस्फोट हुआ होगा उस समय पत्थर के पास कोई व्यक्ति खड़ा होगा और जैसे ही विस्फोट से वो रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित हुए तो उस पदार्थ ने उस व्यक्ति को क्या बना दिया? भाप बना दिया और पत्थर को क्या कर दिया? झुलसा दिया। इस प्रत्यक्ष अनुभूति ने लेखक के हृदय को क्या कर दिया? झकझोर कर दिया और इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का क्या बन गया? भोक्ता बन गया। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 3 देखें। मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर बताइए कि पहला कथन है, लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। पहला प्रश्न है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करती है। तो देख इसका उत्तर क्या होगा कि लेखक की आंतरिक जो व्यवस्था है उसे लिखने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। लेखक व्यवस्था को पहचान कर उसे लिख देता है और उससे मुक्त हो जाता है, और ऐसा करने से वे अपनी व्यवस्था को तटस्थ होकर देख और पहचान पाते हैं। ठीक, यानी उसके अंदर की जो आत्म व्यवस्था है या आंतरिक व्यवस्था है, वो आंतरिक व्यवस्था उसे लिखने के लिए हमेशा क्या करती है? प्रेरित करती है, और उस व्यवस्था को वो पहचानते हैं और उससे क्या हो जाते हैं? लिखकर मुक्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न, किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं? ये बोल रहा है कि किसी रचना के जो प्रेरणा स्रोत है वो किसी दूसरे को कुछ भी लिखने के लिए किस तरह पर उत्साहित कर सकते हैं, वो आपको बताना है।
तो किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत दूसरे को भी कुछ भी रचने के लिए विभिन्न तरीकों से उत्साहित कर सकते हैं। जैसे वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से प्रेरणा लेकर अन्य लेखकों ने भी इसके बारे में लिखा है। अन्य लेखकों ने अपनी सामाजिक स्थिति और सुलभता से पात्रों को नए रूप में क्या करा है, ढाला है। और महाभारत भी क्या है, इसका एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, जिसको देखकर बाद में अलग अलग कवियों ने क्या किया है, उस पर अपनी विचार या अपनी बातों को लिखा है। आगे प्रश्न संख्या 4, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कुछ रचनाकार के लिए आत्म अनुभूति के साथ साथ जो बाह्य दबाव है वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। और भी बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं वो आपको बताना है। तो कुछ रचनाकारों के लिए स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी क्या आते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कुछ प्रसिद्ध लेखक संपादकों के आग्रह और प्रकाशक के जरूरत के अनुसार क्या करते हैं, लिखते हैं। कुछ अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के कारण भी लेखन कार्य करते हैं। तो ये क्या हो गए, ये बाहरी दबाव हो गए। ठीक है, जो स्वयं के अनुभव के साथ साथ कुछ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी लिखते हैं या लिखने का काम करते हैं। अगला प्रश्न, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं, कैसे? तो ये तो सब जगह है, ऐसा नहीं है कि बाह्य दबाव केवल लेखकों या रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं। बाह्य दबाव लेखन से जुड़े रचनाकारों के अलावा भी अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए कलाकार हैं, उन सभी को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि अलग अलग कलाकारों पर अलग अलग बाह्य दबाव हो सकते हैं जिसके लिए वो कार्य करते हैं। जैसे अभिनेता अभिनेत्री पर निर्देशक का दबाव रहता है ताकि वह अच्छी फिल्म का निर्माण कर सके। गायक गायिकाओं और नर्तक पर आयोजकों के साथ साथ श्रोता का दबाव रहता है। चित्रकार पर उसके ग्राहकों का दबाव रहता है कि वह अच्छी चित्र बनाए। खिलाड़ियों पर उनके प्रबंधकों और दर्शकों का दबाव होता है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में व्यक्तियों पर अलग अलग तरह के दबाव हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल ये लेखन के कार्य में ही है, सब क्षेत्र में किसी न किसी व्यक्ति का बाह्य दबाव होता ही है, या कुछ न कुछ ऐसे कारण होते हैं जो उस कलाकार पर या उस रचनाकार पर बाह्य दबाव के रूप में कार्य करते हैं। आगे प्रश्न संख्या 6, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाह्य दोनों दबावों का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं कि लेखक के द्वारा जो ये हिरोशिमा पर कविता लिखी गई है, ये लेखक के अंत और बाह्य दोनों दबावों का परिणाम है? आप कैसे इसको सिद्ध करेंगे इस अध्याय के आधार पर, वो आपको बताना है। तो लेखक को जब जापान जाने का अवसर मिला तब वे हिरोशिमा भी गए। उन्होंने वहां पर एक अस्पताल भी देखा जहाँ रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। उन्हें देखकर लेखक को सहानुभूति हुई, परंतु इसने लिखने के लिए लेखक को प्रेरित नहीं किया। जब उन्होंने जले हुए पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया को देखा तो उनके दर्द की अनुभूति हुई, तो उन्हें अपने दर्द की क्या हुई, अनुभूति हुई, जिसने लेखक को लिखने के लिए क्या कर दिया, प्रेरित कर दिया। ये लेखक का क्या था, ये लेखक का आंतरिक दबाव था। अब बात करें बाह्य दबाव की। चूंकि लेखक विज्ञान के छात्र थे तो वह हिरोशिमा की त्रासदी अच्छे ढंग से बता सकते थे, इसीलिए कुछ अलग लिखने की इच्छा लेखक का क्या बन गया, बाह्य दबाव हो सकता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेखक ने हिरोशिमा के ऊपर जो कविता लिखी है वो अंत और बाह्य दोनों दबावों का क्या है, परिणाम है। आगे प्रश्न संख्या 7 देखें। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक क्या है, दुरुपयोग है। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का एक क्या था, भयानक दुरुपयोग था। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ और किस तरह से हो रहा है, यह आपको बताना है। तो हमारी दृष्टि से विज्ञान का दुरुपयोग आज अनेकों क्षेत्रों में निम्नलिखित रूप में हो रहा है। जैसे असंख्य मात्रा में चल रहे वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य को बुरी तरह क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। दूसरा, विज्ञान के विकसित होने की वजह से आतंकवादी भी आजकल गोली बम का निर्माण कर सकने में सक्षम हुए हैं। वे दुनिया में बम विस्फोट कर तबाही मचा रहे हैं। ठीक है, यह भी विज्ञान का ही परिणाम है। तीसरा, चिकित्सा के क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग परीक्षण कर कन्या भ्रूण की आधुनिक तकनीक से गर्भ में ही हत्या कर दी जा रही है। अगला क्या दुरुपयोग है, किसान जहरीले रसायनों का इस्तेमाल कर पैदावार बढ़ा रहे हैं, परंतु इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा विकसित चिकित्सा की मदद से गैर कानूनी अंग प्रत्यारोपण का व्यापार भी क्या हो रहा है, फल फूल रहा है। तो ये क्या थे, ये विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण दुरुपयोग थे जो आज हो रहे हैं। अगला प्रश्न, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है, कि एक जागरूक और संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान के दुरुपयोग को रोकने के लिए आप अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं, वो आपको बताना है। तो देश के एक संवेदनशील
युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग निम्नलिखित प्रकार से रोक सकते हैं। कैसे? जैसे बिजली के अनावश्यक प्रयोग को रोककर हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। विज्ञान द्वारा उपजी समस्याएं जैसे वायरस को हम दूसरों को ना फैलाकर इसकी रोकथाम कर सकते हैं। हम रेडियो, मीडिया और सेमिनार के माध्यम से समाज में विज्ञान द्वारा उत्पन्न बुराइयों जैसे भ्रूण हत्या, गैर कानूनी अंग प्रत्यारोपण आदि को रोक सकते हैं या लोगों को जागरूक कर सकते हैं। हम किसानों को जैविक खेती के बारे में जागरूक कर जहरीले रसायनों के प्रयोग को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको हम करके विज्ञान के दुरुपयोग को रोकने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 5 के अभ्यास के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक, और इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह हमने आपके क्षितिज विषय के भी सभी अभ्यास के प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं और आज हमने कृतिका के आपके अभ्यास प्रश्न भी सॉल्व करा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं सारी क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।